सभी दोस्तों को जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोग से बताया था कि मैं एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें बीएसएफ जेई सिविल इंजीनियरिंग के लिए होगा। और इस वीडियो में हम जेई साहब का एक इंटरव्यू लेंगे जो कि सिविल इंजीनियरिंग के हैं, बीएसएफ के हैं। ठीक है। तो आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे मेरे ये चैनल पे कि प्लीज़ सर हमें कोई सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी कुछ बताएं बीएसएफ जेई में। तो आप लोग के कमेंट को देखते हुए मैं जो है कि ये वीडियो लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जेई साहब से क्या क्या क्वेश्चन पूछूंगा। तो देख लीजिए, आप सब लोग पढ़ लीजिए। सबसे पहले पूछूंगा कि जेई साहब की जर्नी की स्टार्टिंग कैसे हुई, और फिजिकल के बारे में बात करेंगे कि फिजिकल में क्या क्या कराया गया था और कैसे क्वालिफाई किया जाए। उसके बाद पूछेंगे कि प्री मेंस में कितने क्वेश्चन आते हैं और प्री मेंस की तैयारी कैसे करें। ठीक है। और पूछेंगे कि जो रनिंग होती है वो रनिंग राउंड ग्राउंड जो होगा वो गोला होगा या फिर एक स्ट्रेट होगा ट्रैक, उस पर दौड़ना होगा। ठीक है, ऐसा जो है कि जानेंगे वीडियो में। और फिर कि मेडिकल में क्या क्या होता है। मेडिकल हार्ड लेवल का होता है कि इजी लेवल का होता है, शरीर का वेट कितना होना चाहिए, शरीर के कौन कौन से अंग को चेक किया जाता है। ठीक है, ये सब देखेंगे। सिलेबस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में कि सिलेबस क्या क्या पढ़ना होगा। सैलरी के बारे में भी बात करेंगे, सैलरी कैसा है बीएसएफ का, और पोस्टिंग कहाँ कहाँ मिलती है जब हम सेलेक्ट हो जाते हैं। तो टेक्स्ट बुक ऐप जो है उस पर मॉक टेस्ट लगाने का कितना बड़ा योगदान है ये भी जानेंगे। कितने घंटे पढ़ाई करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। और बीएसएफ में जब हम जेई के पोस्ट पर भर्ती होकर के आते हैं तो हमें काम क्या क्या करना होता है। यदि बीएसएफ जेई की तैयारी अगर हम बीएसएफ जेई में भर्ती होकर आते हैं तो पर्टिकुलर बीएसएफ जेई की ही तैयारी करके आते हैं या फिर किसी और जेई की तैयारी करते हैं लेकिन बीएसएफ जेई में आ जाते हैं। ठीक है, ये भी जानेंगे। स्टेट की नौकरी और बीएसएफ जेई की नौकरी में कौन अच्छा रहेगा ये भी जानेंगे। ठीक है। प्रमोशन कैसा है इसमें, हम जब बीएसएफ में जब जेई भर्ती होकर आते हैं तो प्रमोशन किस लेवल का है, प्रमोशन के बारे में जानेंगे। और जब दोस्तों हम जानेंगे कि सबसे पहले अगर फिजिकल कराया जा रहा है इस बार 2024 वाले में, तो सबसे पहले फिजिकल कराने के फायदा क्या है और नुकसान क्या है, और वो किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा ये भी देखेंगे। उसका दोस्तों आप सबको बताया जाएगा कि तैयारी कैसे करें, तैयारी करने के दौरान क्या लोग गलतियां करते हैं जिससे सिलेक्शन नहीं होता है, तो ये भी हम जानेंगे। और ये भी सबसे लास्ट में बीएसएफ जेई सिविल को भी वर्दी मिलती है या नहीं ये भी देखेंगे। ठीक है। तो सबसे दोस्तों ये हम आज के सेशन में ये हम क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए मैं स्वागत करता हूं बीएसएफ जेई सिविल इंजीनियरिंग संग्राम सरकार जी का, हमारे जेई साहब का। तो जेई साहब आपका स्वागत है इस ऑलराउंडर के चैनल पे। तो प्लीज़ आप कुछ बताएं। थैंक यू नितिश जी। जैसे आपने इतना दिन तक बहुत मतलब यूट्यूब में मैं भी देखा हूँ, आपने मेहनत करके मतलब सबको, अपने व्यूअर्स को, ऑडियंस को, मतलब जो न्यू कमर्स है, जो मतलब या तो बीएसएफ जेई में हो या तो फिर अपने स्टेट में जेई में हो या फिर सेंट्रल में कोई भी एसएससी जेई थ्रू आ सकता है या फिर मतलब आएगा, तो उनके लिए एक इन्फ्लुएंसर हो। तो बहुत अच्छे, आपको भी बहुत बहुत बधाई है, और जो व्यूअर्स है सबको वेलकम एंड जय हिंद सभी को। थैंक यू सो मच जय साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जय साहब मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी की स्टार्टिंग कैसे हुई, प्लीज़ आप बताएं ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। ये जर्नी की स्टार्टिंग तो मैं भी सबके जैसा, जो जैसे अपना सबके जैसा ही मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। 12 की, उसके बाद डिप्लोमा कर ली, उसके बाद बीटेक। बीटेक तो पहले मतलब प्रिपरेशन थोड़ा बहुत लेता था, उसके बाद यार मतलब एसएससी जेई जैसे कुछ आरआरबी जेई ये सब एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, तो ये सब देते देते मतलब हो गया इसमें। बस जर्नी की स्टार्टिंग, मतलब जर्नी में तो ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं भी एक एवरेज मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बस एक एवरेज स्टूडेंट ही हूँ। ज़्यादा ना तो मैं ज़्यादा पढ़ाई में ना तो था, ना तो थोड़ा बहुत मतलब कम में भी नहीं था। तो ऐसे ही जर्नी था, मतलब सबके जैसा ही, बस ज़्यादा खास तो कुछ नहीं है मेरे। मतलब जैसे आप ये कहना चाहते हैं कि जो एवरेज स्टूडेंट हैं जी, तो वो भी आराम से सिलेक्शन पा सकते हैं, उनको डरने की बिल्कुल जरूरत जी नहीं है। 100% जी पा सकता बिल्कुल। है। उनको ये नहीं कि मैं पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट रहूंगा तभी सिलेक्शन पाऊंगा, ऐसा नहीं, नहीं है। अगर नहीं, आप नॉर्मली पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन पा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप मतलब यहाँ पे तो टैलेंट का खेल है ही नहीं, यहाँ पे तो हार्ड वर्किंग का पूरा पूरी खेल है।
मतलब एक जो एवरेज स्टूडेंट जो मतलब कंसिस्टेंसी देख के, कंसिस्टेंसी बजाय रख के मतलब वो 1-2 साल अपना मेहनत करता रहेगा, तो वो मतलब आराम से गवर्नमेंट जॉब में आ सकता है, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो। जी बिल्कुल। अच्छा जी साहब, आपका आप जब आए तो कौन से वर्ष में आपने वैकेंसी का फॉर्म को भरा था? मैं तो 2022 का था। अच्छा। 22 का शायद अगस्त में उसका निकला था, तो हम्म। उसका ज्वाइनिंग हुआ था शायद हाँ 2023 हाँ के हाँ, ऐसे ही। फरवरी में ना। जी जी। अच्छा जी साहब, मैं आपको जानना चाहूँगा कि इस बार क्या है कि इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। जब हमारा जब पैटर्न था तो उसमें ना पहले प्री और मेंस के एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे। इस बार फिजिकल कराए जा रहे हैं पहले। तो आपका क्या राय है फिजिकल में, जैसे कि क्या क्या होता है? थोड़ा सा आप शॉर्टकट में थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। फिजिकल में वही होता है जो हमारे टाइम में जो हुआ, मतलब हुआ था। पहले तो एक शायद पीईटी हुआ था। पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हुआ था, पीएसटी हुआ था। तो उसमें बस वेट वगैरह नापा गया था, हाइट मेजरमेंट हुआ था, अपना चेस्ट छाती फुला के कितना है, मतलब जो गाइडलाइन है एज पर गाइडलाइन वही। यहाँ पे एक चीज़ मैं मतलब बोलना चाहूँगा, जैसे एसएससी जीडी वगैरह ये सब में, जैसे आर्मी में ये सब होता है ना, ऐसे मतलब यहाँ पे नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको पहले ही फिजिकल होता है, तो वहाँ पे लोगों को छांट देता है। जैसे यहाँ पे आपका 165 सेंटीमीटर हाइट बोला गया, तो यहाँ पे 165 से अगर आपको 0.1 भी अगर ज़्यादा है या फिर 165 भी है, तो भी आप एलिजिबल हो। जी जी बिल्कुल। मतलब कहीं पे ऐसा होता है कि आप मतलब शुरुआत में जाओगे तो फिर आपको 170 के ऊपर ही लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है। तो बस नॉर्मली है जो मतलब नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, अगर वो आप उतना मार्जिन बॉर्डर लाइन में भी है तो आप डरने का कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से रिलैक्स होके जाइए और अपना फिजिकल दे के आइए, बस इतना ही। अच्छा जी साहब, आपके साथ जो लोग बैठे थे, कैंडिडेट आपके साथ जो लोग आए थे, क्या 165 सेंटीमीटर से थोड़ा भी अगर हाइट उनका कम रहा हो, जैसे 0.2 mm या 0.5 mm कुछ इस तरीके से, तो क्या उनको बाहर कर दिया गया था, आउट कर दिया गया था? हाँ, ऐसा हुआ था। मतलब ये तो हाइट में नहीं हुआ था, लेकिन हाँ चेस्ट में ज़रूर हुआ था। अच्छा, चेस्ट में हुआ था। तो जैसे 76 आई थिंक, ये मुझे जितना याद आ रहा है 76 सेंटीमीटर था, मतलब बिना एक्सपेंड करके, और एक्सपेंड करके शायद 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा था। हाँ। तो लेकिन उनको भी बहुत ज़्यादा मौका दिया गया था। उनको पहले बोला था कि यार आप पानी पी लो, फिर आप बोन्ड बेड हाँ, मतलब पुशअप वगैरह पुशअप लगाने लगा के लो, लिए। फिर मतलब उसको सबसे पहले एक बार किया गया था। उसके बाद जब नहीं हुआ कैटेगरी, तो उसके बाद उसको लास्ट में भी एक बार मौका दिया गया था। तो फिर भी नहीं हुआ, तो वो तो कोई, उनको। क्योंकि सब कुछ बोर्ड के मतलब हिसाब से चलता है, तो वहाँ पे प्रॉपर कैमरा के थ्रू चलता है, हाँ तो हाँ। उनको भी ये सब देखना पड़ता है। अच्छा तो ठीक है। वो जो मेरे साथ जो लोग बैठे थे, एक मेरे दोस्त थे, उनका 0.5 mm हाइट कम था, तो उनको आउट कर दिया गया था। हाँ, ये तो मतलब हम कह सकते हाँ। हैं कि अगर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में अगर आपकी हाइट बहुत मामूली सा भी कम है या आपका चेस्ट नहीं है, तो आउट कर दिया जाएगा। आउट कर इसमें दिया कोई जाएगा, हाँ। कोताही नहीं होगी, आउट कर दिया जाएगा। लेकिन इतना रिलैक्सेशन है कि आपका अगर बॉर्डर लाइन में है तो हाँ भी हाँ। आपको रख लेंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या हुआ था? एफिशिएंसी टेस्ट में तो वही 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर रनिंग था। उसके बाद हाई जंप था, फिर लॉन्ग जंप था। और हाई जंप लॉन्ग जंप में तो 3-3 चांस था। बाकी तो रनिंग में तो एक ही चांस था। हाँ ठीक है। अच्छा, ये शायद हाई जंप जो था वो शायद मेरे ख्याल से 3.5 फीट का था, हाँ, और हाई लॉन्ग जंप जंप 11 फीट का था। 11 फीट और 3.5 फीट है। ऐसे ही था। अच्छा, रनिंग के लिए क्या है, जैसे कि अगर 7 मिनट का समय दिया गया है, तो क्या 7 मिनट पूरा फुल टाइम मिलता है या 7 मिनट के पहले भी रस्सी खींच देते हैं? नहीं, हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं हुआ था। मतलब वो लोग क्या करते हैं, 7 मिनट जब होता है कंप्लीट होता है, उसी टाइम वो लोग स्टॉप वॉच बंद कर देते हैं। और 7 मिनट के अंदर अंदर जो मतलब कोई अगर 6 मिनट 59 सेकंड में अगर कोई घुस जाएगा तो भी वो एलिजिबल है, मतलब एलिजिबल है। क्वालिफाइड है। उसको पहले से मतलब वो मतलब बाउंड नहीं करता उसको। मतलब कि पूरा आपको 7 मिनट का हाँ समय दिया जाएगा। हाँ, ये दिया जाएगा। ठीक है साहब। अच्छा, उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि प्री मेंस में कितने क्वेश्चन आते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन मुझे कमेंट आते हैं कि प्री मेंस पे बताएं, तो थोड़ा सा प्री मेंस पे आपसे मैं गाइडलाइन चाहूँगा। प्री में तो सबसे पहले एक पहला बात तो जब ऑफलाइन में एग्ज़ाम हुआ था, अभी तो ऑनलाइन में एग्ज़ाम कर दिया।
तो ऑफलाइन में तो प्री एक दिन हुआ था, मतलब उसी दिन में ही बस 1 घंटा गैप देके, 1 डेढ़ घंटा गैप देके उसके बाद मेंस हुआ था। तो प्री में वही है कि आपको 50 नंबर नॉन टेक्निकल आएंगे और 50 नंबर टेक्निकल से क्वेश्चन आएंगे। और मेंस में तो 100 नंबर का टेक्निकली आएंगे, उसमें से रिटन एग्ज़ाम होगा आपका, जैसे एसएससी जेई में जैसा होता है। तो ये जो प्री एग्जाम था उसमें क्या क्या सिलेबस था, कैसे था, जीके जीएस कितना पोर्शन था, रीजनिंग कितना था, टेक्निकल कितना था? पहले तो नॉन टेक्निकल को बोलते हैं, जो मुझे सबसे बेकार लगता है। वो तो क्योंकि टेक्निकल से जो होता है वो सबको पता है कि वो उसका टेक्निकली स्ट्रांग होता है और टेक्निकल अच्छा लगता है। नॉन टेक्निकल नाम से वो तो मतलब डर जाता है, जैसे मैं भी हूँ। सही बात मतलब है। मैं तो जैसे तैसे मतलब हो जाता है नॉन टेक्निकल। चलो तो नॉन टेक्निकल में क्या है, आपका 25 नंबर रीजनिंग आएगा। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि रीजनिंग को आप नॉन टेक्निकल के अंदर मत लीजिए, क्योंकि रीजनिंग ऐसा एक एनालिटिकल एक चीज़ है, तो रीजनिंग को आप टेक्निकल के अंदर ही मान सकते हैं। तो रीजनिंग आप मतलब ये आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा, और ये मतलब फुल मार्किंग नंबर है, तो 25 के 25 नंबर आपको मिल सकता है। तो 25 नंबर प्योर आपको रीजनिंग में मिल जाएगा, और 25 नंबर में जीएस का है, जिसमें से आपको जैसे करंट अफेयर्स वगैरह मिलेंगे, हिस्ट्री जियोग्राफी सब कुछ। मतलब इतना कह नहीं सकते कि इनमें से इतना आएगा, लेकिन इतना कह सकते हो कि आप 10 से 12 मार्क्स तो आपका करंट अफेयर्स ही आ जाता है। और यहाँ पे तो रिसेंट करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं ये लोग, खास करके कि आर्मी डिफेंस का रिलेटेड बहुत ज़्यादा भी पूछते हैं। और उसके बाद जब टेक्निकल में आएंगे, तो टेक्निकल में 50 नंबर आपको टेक्निकल का क्वेश्चन होंगे। उनमें से आपको ज़्यादातर मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिलेंगे, जैसे बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, सॉयल मैकेनिक्स, सर्वेइंग, जैसे जो मतलब जूनियर इंजीनियर फील्ड में जो आते हैं। तो बाकी और भी सब्जेक्ट है, जैसे आरसीसी स्टील, ये सब भी पूछ लेते हैं, एनवायरनमेंट। और उसके बाद आपके मेंस में तो मेरे टाइम में ना, मैडम में क्या हुआ था, मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन मतलब फील्ड से रिलेटेड दे दिया था। लेकिन उससे उसके बाद जो जैसे इससे जस्ट पिछले वाला जो 2023 वाला था, तो उसमें लेकिन क्वेश्चन लेवल अच्छा खासा था। तो मैं इतना बताऊंगा कि आप मतलब एसएससी जेई से लेवल एक स्टेप आपको डाउन ही मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि एसएससी जेई लेवल पार हो जाएगा। मतलब कि मॉडरेट लेवल ही होता है हाँ, एग्जाम, moderate मतलब level ही होता है। इतना हार्ड नहीं, इतना इतना बना हार्ड, सकते उसको। इतना दिमाग में स्ट्रेस मत लेना, क्वेश्चन मॉडरेट लेवल ही आएगा। अच्छा, मेंस के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मेंस की तैयारी कैसे करें, कैसे प्रैक्टिस करें मेंस के लिए, कैसे लिखें, तो थोड़ा सा मेंस के बारे में आप फोकस करिएगा इसके ऊपर। मेंस के लिए आप तो पहले एसएससी जेई का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक खरीद लें, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ से तो प्रॉपर उसका जितना भी क्वेश्चन है आप मतलब प्रैक्टिस कर लीजिए, या तो आप मतलब वीकली एक एक करके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और लिखने का तरीका ये है कि आपका हैंड राइटिंग इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, आपका मतलब कंटेंट मैटर करता है, कि आपको जितना पूछा गया है आप उतना लिखेंगे, और टू द मतलब टू द पॉइंट आप लिखेंगे, और लिख के और इतना आप कोशिश करना कि कोई भी क्वेश्चन मतलब छोड़ना नहीं है। आपको 12 क्वेश्चन दिया जाएगा, उनमें से आपको 10 क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करके 10 क्वेश्चन के आंसर देना पड़ेगा। तो इंटू 10 होके वो 100 नंबर में आपको काउंट होगा। तो कोई भी क्वेश्चन एक तो छोड़ना नहीं है, मतलब 10 क्वेश्चन में से। तो और जो जो क्वेश्चन आप लिखेंगे, तो उसको मतलब जितना क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जितना आपको आंसर की मतलब आंसर में एक पेज दिया गया, तो उसमें से इतना सब जितना ब्लैंक आपको दिया जाएगा, कोशिश करना कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो जितना जल्दी हो सके उतना कर देना, और जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो पूरा लिखना, मतलब ब्लैंक को छोड़ना मत। वैसे तो ब्लैंक ज़्यादा देता नहीं है, तो उनमें से हो जाना चाहिए। और बाकी हाईलाइट करना, मतलब हाईलाइट तो ऐसे आप इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो मतलब टू द पॉइंट पॉइंट करके आप ज़्यादा कोशिश करना कि पॉइंट के तरह मतलब ऐसे करके लिखना। अच्छा, प्रीलिम्स में जो 50 क्वेश्चन टेक्निकल के थे, तो उसमें न्यूमेरिकल्स के कितने वेटेज थे?
न्यूमेरिकल पूछा गया था उसमें, कितना पूछा गया था अगर पूछा गया था तो? बहुत कम पूछा जाता है। बहुत कम पूछा जाता बहुत है। कम पूछा जाता है। और जैसे ये जूनियर इंजीनियर लेवल का होता है, तो हम्म इनमें से वो लोग देखते हैं कि फील्ड का नॉलेज इसके पास क्या है। मतलब हमारे टाइम में ऐसे पूछा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर टाइम आपको फील्ड से ही पूछ ले। मतलब थियोरेटिकल आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मतलब जो जैसे बुक्स में जो नॉर्मली जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये सब क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ये सब भी आप प्रैक्टिस कीजिए, तो इनमें से भी क्वेश्चन आता है बहुत सारा। और जो आपका जो मेंस में जो 12 क्वेश्चन पूछता है और जिसमें से 10 हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, तो क्या उनमें भी न्यूमेरिकल्स होता है? उनमें भी न्यूमेरिकल्स तो होता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होता। अच्छा। हो सकता है कि आपको जैसे कुछ फ्लूइड मैकेनिक्स का कुछ न्यूमेरिकल मतलब कुछ पूछ लेगी। जैसे बार्नौलीज थ्योरी में, तो स्टेट द बार्नौलीज थ्योरम, तो ये एक ऐसा तो है, इसमें थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है। तो खास करके अगर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो आपके लिए भी इजी इजी जैसे पूछेंगे। जैसे आपको शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दे दिया, छोटा सा एक सिंपली सपोर्टेड बीम दे दिया, उनमें से पूछ लिया कि शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बताओ, तो कैंटिलीवर बीम देगा। या फिर आपको बोलेगा कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड दे देगा आरसीसी में, तो बोलेगा कि इनमें से मॉड्यूलर रेशियो मेथड में मतलब आप करो कोई भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालो, या फिर आप न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ निकालो। तो ये सब चीज़ें 10 नंबर का और कितना ही ज़्यादा पूछ सकते हैं। जी सही बात है। हाँ। ठीक है, ये सब अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अच्छा जो आपको जो रनिंग कराया गया था, तो वो ऐसे सर्कुलर ट्रैक था या फिर कोई स्ट्रेट ट्रैक था? नहीं, रनिंग तो हमारा किया गया था, मतलब कैंपस के अंदर ही किया गया था। अच्छा। तो उसमें सर्कुलर ही था। मतलब कैंपस के अंदर ऐसे सर्कुलर तो नहीं बोलेंगे, मतलब जो एक स्क्वायर टाइप का एक वो था, स्क्वायर टाइप का स्क्वायर था, टाइप का। मतलब ऐसे ही कैंपस के अंदर जैसे बिटुमिनस रोड होता है, तो ट्रैक बना हुआ था रोड प्रॉपर, रोड टाइप का ही रोड था। के ऊपर ही वो बनाए, वो किया ऐसे ही गया हमारा भी हुआ था भून सिंह में, तो ऐसे ही था, मतलब कि आपका ये रेक्टेंगुलर टाइप का शेप हाँ, था, जैसे कि बिल्कुल सर्कल नहीं था। बिल्कुल सर्कुलर ऐसे तो गए नहीं फिर था। 90 डिग्री फिर घूम गए, फिर 90 डिग्री घूम गए, इस तरीके से था। तो ठीक है जी साहब, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि मेडिकल में क्या क्या होता है? मेडिकल हार्ड लेवल का होता है, इजी लेवल का होता है, ऐसे थोड़ा सा। मेडिकल तो मेडिकल के लिए तो प्रॉपर जो एक आर्मी पर्सन या फिर डिफेंस पर्सन के लिए जो प्रॉपर एक मेडिकल होता है, वही इनमें से कोई उनमें से कोई, मतलब ऐसा नहीं है कि ये नहीं हुआ। मतलब हर एक चीज़ आपको मेडिकल में होगा। शुरुआत में आपको ब्लड टेस्ट लिया जाएगा, ब्लड सैंपल लिया जाएगा वहाँ से। मतलब जैसे बाकी डिपार्टमेंट में क्या होता है, बाहर से बोल देते हैं कि आप इन हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप मेडिकल सैंपल करके आप टेस्ट रिपोर्ट दे के आप मेडिकल हो गया आपका। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर डिपार्टमेंट के अंदर ही आपको प्रॉपर उनमें से बोर्ड बैठेगा, फिर आपका प्रॉपर मतलब हर एक चीज़ का आपका बॉडी का जितना भी पार्ट होता है, सब चीज़ों का देखा जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा। जैसे हथियार का निरीक्षण किया जाता है, तो मतलब हर एक चीज़ों मतलब बॉडी ऑर्गन्स का आपका देखा जाएगा, उन प्रॉपर मेडिकल होगा। मतलब सब कुछ उसी बीएसएफ में ही कराया जाता है। तो सबसे पहले मतलब क्या क्या मापा जाता है, और जो भी लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो को, वो लोग अपने उस पार्ट्स को ठीक करें, मतलब डॉक्टर से चेकअप करें अगर कोई दिक्कत है, कोई गड़बड़ी है तो एक बार जानना चाहूँगा मैं आपसे। देखिए, सबसे पहले तो आँखों का देखिए, ठीक है। हमारे टाइम में सबसे ज़्यादा रीमेडिकल दिया था आँखों में। स्टार्टिंग में देखो जो मतलब हीमोग्लोबिन वगैरह होता है और एक चेस्ट का एक्सरे होता है, इनमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम थोड़ा बहुत मतलब हीमोग्लोबिन में तो डाइट के आप सुधार कर लीजिए, आपका लेवल आ जाएगा। बाकी सब में भी आ जाएगा, चेस्ट का एक्सरे में भी। लेकिन क्या है, आपका जो आँखों में अगर आपको 6/6 होना चाहिए, और ये होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा, किसी का 6/9 हो जाएगा, तो फिर उसमें रीमेडिकल कर देगा। फिर अगला दिन या फिर 2-3 दिन बाद आपका डेट आएगा, उनमें से नया कोई डॉक्टर साहब को मतलब आपको चेकअप कराएंगे, उनमें से हो सकता है कि आपको पास कर दिया, या फिर मतलब वो 50-50 हो जाएगा। तो आँखों में आप टेस्ट करा लीजिए नियरेस्ट कुछ क्लिनिक से। तो आँखों का ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी कीजिए आँखों का। बाकी आपका नॉक नीज जैसे है, फ्लैट फुटेड है अगर किसी का, तो इनमें भी प्रॉब्लम होता है। डेंटल में भी एक पॉइंट होता है, 14 पॉइंट्स एक आता है, तो मिलता है, मतलब मिनिमम उसको डेंटल में 14 पॉइंट्स चाहिए होता है। तो डेंटल का भी देखा जाता है, नोज़ का भी देखा जाता है, ईयर का भी देखा जाता है। ईयर भी क्लीन करा के चाहिए आप लोग, ठीक है।
और बाकी आपका 2 मतलब टेस्टिकल होना चाहिए, जैसे मतलब जो प्रॉपर गाइडलाइन होता है तो उनमें से सब कुछ मतलब प्रॉपर फिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ घबराना नहीं है। सब हम लोग मतलब जैसे जो मतलब फॉर्म भरते हैं ना, मैक्स टू मैक्स 99% लोगों का सब कुछ ठीक ही होता है। और क्या है आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये सब भी चेक किया जाता है। तो आप अगर ज़्यादा उस दिन नर्वस हो जाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बीपी हाई हो जाएगा, तो आपको नॉर्मल होते हुए भी आपको रीमेडिकल दे देगा। तो वो चीज़ें हैं नॉर्मल, बस आप रिलैक्स रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब ओवरऑल आप कहना ये चाहते हैं कि जैसे कि बिल्कुल डरिए नहीं, मेडिकल जिस दिन आपका है आपके अंदर बिल्कुल फेयर नहीं होना चाहिए। हाँ आराम से एकदम तसल्ली से आप अपना मेजरमेंट कराइए, आप मान के चलिए कि आप फिट हैं। हाँ फिट है। और जिनको पाइल्स की समस्या है वो अपना पहले से चेकअप करा ले, ठीक कर लें ये उसको। ये भी एक प्रॉब्लम है, वो हाँ तो हाँ, मतलब देखा जाएगा, तो उनमें से भी आपको रीमेडिकल दे सकता दे है सकता फाइल्स है। का। तो पहले से ही आपको अवेयर होना पड़ेगा। हम्म तो चेकअप करा के ऑपरेशन वगैरह 6 महीने से तो पहले आपको करा लेना चाहिए। बाकी हाथ वाथ ऐसे चेक करता है, हाँ ऐसे ये करा सब चेक करके करता ये है जो यहाँ, नी है मतलब हाथों का, पूरा ये आपको टच नहीं होना फिजिकल चाहिए, सब कुछ ही आपका चेक करेगा, पूरा चेक सब करेगा। कुछ ही चेक करेगा आपका। तो ठीक है, आप लोग भी इसको ध्यान दीजिएगा। और मुझे लगता है खास करके ज्यादातर लोग जो आउट हुए तो कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर आउट हुए थे। कलर हाँ ब्लाइंडनेस जो है कलर माइंडनेस, ये तो आंखों का ही है ही। आंखों का तो ही है। और डॉक्टर साहब आपको दिखाएंगे, एक वो एक आता है, वो एक तो आप डायरी घर पे होता भी है, आप वो फोन से भी आप चेक कर हाँ सकते गूगल हैं। पे, क्रोम पे आप चेक हाँ कर ये सकते हैं सब अपने आप कर आंखों को। सकते हैं। उस पे लाल नीला, लाल हरा करके होता है, उसमें अंक लिखा होता है, उसमें आप पढ़ के चेक कर सकते हैं। हम्म। उसके बाद अच्छा, अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोगों के लिए कि सिलेबस क्या पढ़ें, सिलेबस कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ें, या फिर एक दो बुक ऐसा प्रीफर कर दीजिए आप अपने तरफ से। सिलेबस देखिए, कोई भी एस्पिरेंट है या फिर कोई भी स्टूडेंट है जो सिलेबस मतलब प्रॉपरली कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं बीएसएफ जेई के लिए प्रिपरेशन लेता हूँ। वो मतलब हर एक जेई के स्टेट में कोई भी जेई के लिए मतलब प्रिपरेशन लेगा, या फिर सेंट्रल में एसएससी जेई एक उठा लेता है। तो एसएससी जेई का सिलेबस, मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ कि आपको प्रॉपर एसएससी जेई में ही चलना पड़ेगा। एसएससी जेई से थोड़ा सा हट के मतलब आप ना जो स्टेट में, जो नॉर्मल स्टेट में जो जेई होता है उनमें से जो सिलेबस होता है, आप कोई भी डिफरेंस मत कीजिए। बस अब एक्स्ट्रा कर सकता है तो ऑटोकैड कर सकता है, ठीक है, जो आपको मेंस में आ सकता है। और सिविल इंजीनियरिंग में जो नया नया इक्विपमेंट है, जैसे अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गया, तो नया इक्विपमेंट या फिर नया कुछ सॉफ्टवेयर आ गया, ये सब आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मत करना, ताकि वो आपको मतलब बहुत ज़्यादा होने से आपको हैम्पर हो सकता है। तो इधर ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, रिवीजन में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। सिलेबस तो स्टेट जेई जैसा है वैसा ही आप सिलेबस को रखिए, हर एक स्टेट में मिल जाएगा मतलब कुछ नया प्रैक्टिकल नहीं करने की जरूरत है, आप जो पढ़ रहे हैं कुछ उसी का कुछ रिवीजन हाँ, करिए। कुछ ज़रूरत नहीं है नया करने का। ठीक है जय साहब। अच्छा, अब इसका सैलरी की मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं कि यार थोड़ा सा जय साहब सैलरी के बारे में बताइए। तो आपसे जानना चाहूंगा कि सैलरी कैसा है बीएसएफ का। देखिए सैलरी तो मतलब क्या बताओ, सैलरी तो आपको जो स्टेट में जो मिलता है, देखिए स्टेट में जितना मिलता है सबको पता है। ये एक लेवल 6 का जॉब होता है, जिसका बेसिक पे होता है 35,400। तो इनमें से अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो 50% ये देता है, तो ये सब करके और थोड़ा बहुत डिफेंस का अलाउंस मिल जाता है, राशन मनी अलाउंस मिल जाता है। मतलब अच्छा तो खासा, मतलब एक अमाउंट मतलब हो जाता है, बन जाता है थोड़ा बहुत। अच्छा खासा तो अमाउंट। मतलब जैसे आप मान के चलिए कि एक स्टेट से कुछ ज़्यादा ही मिलेंगे आपको, मतलब मतलब स्टेट जेई से एक कुछ का बीएसएफ में क्या है कि बहुत सारे अलाउंसेंस है, अलाउंसेस तो है, उसके तो बिहाफ ये पे सब ज्यादा मतलब बन जाते हैं ज़्यादा सैलरी ही बन बीएसएफ जेई जाएगा। में। तो ठीक है, सैलरी का चिंता मत करिए, बस आप लोग सिलेक्शन की चिंता करिए, सिलेक्शन आप लोग का हो जाए। बिल्कुल। सैलरी का तो बिल्कुल टेंशन समझिए कि सैलरी बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, अब अच्छा जैसा साहब बात करते हैं कि इसकी मतलब अगर हम सेलेक्ट होकर आ गए तो पोस्टिंग कहाँ कहाँ मिलता है। देखिए ये तो एक ऑल इंडिया जॉब है, ये तो आपको पोस्टिंग में ही लिखा रहता है, मतलब आपका जो कॉल लेटर, ज्वाइनिंग लेटर है, उसमें ही आपको पॉइंट दे के लिखा रहता है कि ये ऑल इंडिया बेसिस में जॉब है। इंडिया के, दुनिया के किसी मतलब इंडिया के किसी भी कोने में आपको दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मतलब मिल जाएगा। अगर किसी का देखिए, जो जैसे खास करके अपना जितना भी फ्रंटियर है, तो नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल, उधर नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ है, और इधर है आपको वेस्टर्न में आपको आ जाएगा, गुजरात फ्रंटियर है, राजस्थान फ्रंटियर है जो मेनली पाकिस्तान का बॉर्डर देखता है, कश्मीर में भी है, कुछ इंडिया के मिडिल पोर्शन में भी है, जैसे छत्तीसगढ़ उसमें है। तो मिल सकता है, इनमें से कोई भी जगह में आपको मिल सकता है।
मतलब पोस्टिंग आपको ऑल ओवर इंडिया में ऑल ओवर मिल मिल जाएगा। सकता है जहाँ बीएसएफ है। अच्छा जय साहब ये बताइएगा कि टेक्स्ट बुक ऐप पर या कहीं से भी मॉक टेस्ट जो हम देते हैं उसका कितना बड़ा योगदान है आज के समय में, उससे कितना हेल्प मिलता है? बहुत बड़ा योगदान है। मतलब आप जितना भी मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। कैसे? क्योंकि आजकल जो पैटर्न है, जो मतलब एमसीक्यू टाइप का पैटर्न है, आपको प्रिलिमिनरी आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। तो टेक्स्ट बुक में ठीक ठाक है, मैं किसी किसी का प्रमोशन नहीं करूँगा, लेकिन अब कहीं पे भी आप मॉक टेस्ट उठा लीजिए, कहीं पे भी, मतलब मुद्दा मेन चीज़ ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देने से आपको तो फ़ायदा ही होगा, गलत कुछ नहीं होगा। और क्योंकि मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस कीजिए बस। सही बात है, क्योंकि मैं भी ये चीज़ देखा हूँ जैसे साहब कि ज़्यादातर जो लोग सेलेक्ट होते हैं या हुए हैं, मेरी उनसे बात होती है, सभी लोग यही बोलते हैं कि भाई मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के टाइम में, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं या क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उससे काफ़ी तजुर्बा मिलता है। बिल्कुल। तो आप लोग भी मॉक टेस्ट लगाइए, इससे बिल्कुल कोताही ना करिए, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि जय साहब कितने घंटे पढ़ाई करें एक जेई बनने के लिए? वो मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे एक एवरेज इंसान के लिए, जैसे मैं अपना अगर एग्जांपल दूं, तो अगर आप कॉन्सिस्टेंटली 7 घंटा, 6 से 7 घंटा अगर पढ़ाई भी कर लेंगे, अगर मतलब प्रॉपर पढ़ाई करेंगे, जैसे आप 6-7 घंटा बैठे हैं ये नहीं है, 6-7 घंटा प्रॉपर नीट होना चाहिए प्रॉपर पढ़ाई, उनमें से तो ये हो जाएगा, तो ये इनफ है। अगर आप कंसिस्टेंटली अगर पढ़ेंगे तो एक जेई बनने के लिए 6 से 7 घंटा बहुत है। बहुत है। ठीक है ये, लेकिन नीट मतलब नीट 6-7 घंटा होना चाहिए। हाँ जो लोग कहते हैं कि 12 घंटा 13 घंटा पढ़ने के लिए, वो सब कहने की बातें हैं, मुझे लगता है कि इतना कोई नहीं कर पाएगा। अगर देखिए आप 12-13 घंटा हो जाएगा, आप हफ्ते में 1 या 2 दिन ही बैठ पाएंगे 12-13 हाँ घंटा। कॉन्सिस्टेंटली अगर आपको बैठना है तो आपको कॉन्सिस्टेंट तरीके से बैठना पड़ेगा, तो 6-7 घंटा से ज़्यादा हो सकता है, 8-9 घंटा आप ज़्यादा से ज़्यादा खींच पाएंगे, तो उससे ज़्यादा हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा। तो आप हो सकता है कि 2 दिन आप 12-13 घंटा पढ़ लिए, फिर आप 3-4 दिन बंद ही हो जाएगा। बिल्कुल। तो अच्छा, ऐसा और होता मैं है। जैसा समझता हूँ कि हमें ना एक अपना एक चैप्टर भी डिसाइड कर लेना चाहिए डे टू डे, कि मुझे आज इस चैप्टर को पढ़ लेना है या इतने पेज को पढ़ लेना है, इस तरीके से। क्योंकि कभी कभी लोग ना केवल घंटे टाइम काउंट करते हैं, आधा घंटा बैठे फिर थोड़ा सा म्यूजिक व्यूजिक सुन लिए, गाना सुन लिए, थोड़ा सा इधर उधर चले गए, तो इस तरीके से करके ना वो अपने 7-8 घंटा को व्यतीत कर देते हैं दिन भर को, और वो गिनती करते हैं कि मैंने आज 8 घंटे पढ़ा। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अपने दिनचर्या में एक ये शेड्यूल बनानी चाहिए कि मैं आज इस सब्जेक्ट का इतना टॉपिक पढ़ लूंगा, चाहे मुझे उसको पढ़ने के लिए 10 घंटे लग जाए, चाहे मैं 5 घंटे में पढ़ लूँ। तो मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन तरीका होता है। ठीक बात है, क्योंकि क्वालिटी मैटर्स करता है बिल्कुल। क्वांटिटी से ज़्यादा। एक कहावत होती है हाँ हाँ कि क्वांटिटी से ज़्यादा आपको क्वालिटी मैटर करता है, तो आप कंटेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। हो सकता है कि आपको एक सब्जेक्ट दिन में आधा, मतलब एक सब्जेक्ट का आधा पोर्शन ही कवर हुआ, तो और एक मान लीजिए कि एक दिन में एक मॉक टेस्ट आप लगा दिया, उसका एनालिसिस हो जाए, तो इतने में अभी अगर आप मतलब एक दिन में अगर कर पाएंगे, मतलब एक सब्जेक्ट का आधा और एक मॉक टेस्ट अगर आप पूरा लगा देंगे, तो इतना मतलब बहुत है एक दिन के लिए। जी बिल्कुल। अच्छा जी साहब, अगर हम मान लीजिए कि बीएसएफ में जेई भर्ती होके आ गए, तो एक सिविल इंजीनियर के लिए जो बीएसएफ एसआई वर्क्स में आते हैं, तो उनको बीएसएफ में क्या काम करना होता है, थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा। ये जैसे हमारे अंडर अभी जैसे यहाँ पे बीएसएफ में क्या होता है, मेनली आपका रिपेयर मेंटेनेंस रेनोवेशन का काम मेनली होता है। ऐसा नहीं है कि बाकी कुछ नया कंस्ट्रक्शन नहीं होता, बहुत कुछ नया कंस्ट्रक्शन भी अभी हो रहा है। तो जैसे कुछ बैरक वगैरह, महिला बैरक वगैरह बन रहा है, कुछ कैंपस के अंदर कुछ रोड्स वगैरह बन रहा है, और बॉर्डर में जैसे आपका टॉयलेट ब्लॉक बन रहा है, या फिर कुछ नया कंस्ट्रक्शन ही हो रहा है, तो ये सब भी होता है। और देखिए मेनली अगर बात किया जाए तो फिर रिपेयर मेंटेनेंस का वर्क कई ज़्यादा होता है, ज़्यादा रोल है रिपेयर मेंटेनेंस का, तो ये सब काम करना होता है। अच्छा, ये काम मतलब खुद करना होता है या फिर हमें किसी से कराना होता है ये? खुद मतलब जैसे एक काम का नॉर्मल जो प्रॉपर तरीका होता है,
जैसे एक काम का आपका सैंक्शन आएगा, उसके बाद उसका टेंडर लगेंगे, फिर उसका कॉन्ट्रैक्टर को, किसी कॉन्ट्रैक्टर को मिलेगा वो काम। अब कॉन्ट्रैक्टर करेगा, आपको क्या है, आपको उसमें सुपरविज़न करना है, मतलब देखना है प्रॉपर उसका बिलिंग वगैरह प्रिपेयर करना, ये सब होता है। मतलब प्रॉपर एक जेई का जो काम है कि आप जो काम को प्रॉपर एग्जीक्यूट करिए, सुपरविजन करिए और काम हो जाने के बाद उसको मेजरमेंट करिए, उसका बिल आपको बनाइए। बिलिंग मतलब वगैरह एक जेई करना का है। ये काम है। अच्छा जी साहब, अब मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि बीएसएफ जेई के लिए क्या प्रॉपर बीएसएफ जेई की जो प्रिपरेशन करते हैं, क्या उन्हीं का सिलेक्शन होता है या फिर वो और अदर स्टेट जेई का तैयारी करते हैं किसी और जेई का, वो भी बीएसएफ जेई में आराम सिलेक्शन पा जाते हैं, ऐसा क्या है? नहीं, वैसा कुछ नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं था कि बीएसएफ जेई नाम की कोई कुछ मतलब है। तो मतलब मैं तो प्रिपरेशन जब स्टार्ट किया था उस टाइम तो मुझे पता भी नहीं था कि बीएसएफ जेई नाम की कुछ एग्ज़ाम भी होता है। तो धीरे धीरे पता चला, आपको सबको पता है कि जब प्रिपरेशन लेने जाएंगे तो उस टाइम आपको एक या दो, मतलब जो बड़ा बड़ा लेवल का एग्ज़ाम होता है, जैसे एसएससी जेई, अपना स्टेट का जो पीएससी जेई होता है, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होता है। लेकिन ये बीएसएफ जेई, बाकी और भी जेई होता है, वो सब चीज़ों को मतलब हम बाद में मतलब पता चलता है। तो मतलब आप जैसे प्रिपरेशन करते हैं तो अच्छा खासा जो प्रिपरेशन करते हैं, जैसे एसएससी जेई के लिए या फिर स्टेट पीसीएस जेई के लिए, तो इन सब से प्रिपरेशन करते रहिए, बाकी तो बीएसएफ जेई तो हो ही जाएगा। मतलब कि मतलब खास करके आपको बीएसएफ जेई का प्रिपरेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं जरूरत है। नहीं है। बाकी आप जैसे कर रहे हो उतना ठीक है, बहुत मतलब जो पढ़ते हैं वही इसमें भी आना है और आराम सिलेक्शन पा सकते हैं। हो जाएगा। अच्छा जी साहब, अब जानना चाहेंगे कि आपके सफलता में किसका योगदान है, थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, लोगों को मोटिवेशन मिलता है। देखिए, योगदान तो फैमिली का है, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो उस टाइम मेरे पास कोई जॉब नहीं था, ना तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा इनकम था। तो उस टाइम मेरा घर वाला, मतलब मेरे मम्मी पापा मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। तो योगदान तो मैं वही दूंगा। बाकी अपने ऊपर भी मतलब कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस तो मतलब ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं बोलूँगा, मतलब मैं कुछ कर लूँगा, इतना तो कॉन्फिडेंस था। बस योगदान वही है। जी बिल्कुल। अच्छा जी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये मुझे लोग कमेंट करते हैं कि हमें स्टेट जेई में, जैसे कि जो स्टेट में जो हम जेई का फॉर्म भरते हैं या फिर एक मेरे इलेक्ट्रिकल में एक ऐसे पावर ग्रिड करके आता है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल, तो वो मतलब कंपेयर करना चाहते हैं कि उन जेई की तुलना में और ये बीएसएफ में जो जेई हैं, इनमें कौन सही है, कौन सा जॉब सही है, स्टेट की जॉब सही है या फिर बीएसएफ जेई की जॉब सही है, ऐसे वो तुलना करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कौन सही है? देखिए, दुनिया में कोई किसी भी चीज़ का कंपैरिजन तो वैसे डायरेक्टली होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर स्टेट जेई और बीएसएफ जेई के कंपैरिजन अगर किया जाए तो फिर दोनों में किसी में अच्छा है, किसी में बुरा है, किसी में बुरा है तो किसी में अच्छा है। हाँ ये तो है। मतलब ऐसे मतलब मिक्स्ड ओपिनियन है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि बीएसएफ जेई खराब है, कोई ये भी नहीं कह सकता कि स्टेट पीसीएस बहुत अच्छा है। मतलब मैं कुछ बीएसएफ जेई का अच्छा खासा पॉइंट बताना चाहूँगा, स्टेट का भी कुछ अच्छा पॉइंट बताना चाहूँगा। बीएसएफ में जैसे आपको एक डिफेंस के अंदर आप काम कर रहे हो, आपको थोड़ा बहुत एक इज्जत एक मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग आवर्स भी, जैसे आपका ऑफिस टाइम ही चलता है ना, तो कुछ नाइट ड्यूटी वगैरह लगता है। वैसे स्टेट पीसीएस भी, पीएससी में भी कुछ होता नहीं है ऐसे। तो बाकी आपको मतलब जैसे फोर्स का जो जो सब बेनिफिट मिलता है, तो ये सब आपको भी मिल जाता है। बाकी जैसे आपको छुट्टी वगैरह मिलता है, ये सब भी आपको लॉन्ग टर्म में एक छुट्टी मिलता है, जैसे 1 महीना। अब आए कि स्टेट जेई में, देखिए स्टेट जेई में आपका पोस्टिंग होगा घर के अंदर, मतलब अपने होम स्टेट में, या फिर हो सकता है कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट में भी हो जाए। तो उस हिसाब से आप फैमिली से एक टच में रह पाएंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरा है कि आप घर से मतलब टच होएंगे तो मतलब टच हो पाएंगे, तो फिर क्या है, एक मतलब एक इंटरकनेक्शन लिंक रहेगा फैमिली से। तो ये मैं एक अच्छी चीज़ मानता हूँ, बहुत अच्छी, मतलब बहुत बड़ी चीज़ मानता हूँ। बाकी देखिए, जिसके पास जॉब नहीं होता वो तो कहीं पे भी करेगा। हाँ ये तो बात तो है। ऐसा कुछ नहीं है।
बाकी स्टेट का आप सब कुछ ठीक है। देखिए काम के बारे में तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना पड़ेगा जो आप बीएसएफ में भी कर रहे हो। तो बाकी काम के वर्किंग में तो जूनियर इंजीनियर का एज ए जूनियर इंजीनियर जो काम करना पड़ता है वो तो हर जगह में ऐसे ही है। बीएसएफ जेई में मतलब कि मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा वर्दी की नौकरी है, डबल स्टार की नौकरी है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये एक मतलब अब जिसका जैसे कोई कोई पर्सन का होता है कि मैं फोर्स को अच्छा मतलब इंटरेस्ट है, तो उसके लिए तो ये ठीक है। और थोड़ा सा ये सब हमें थोड़ा सा एक फौजी मतलब कहलाते हैं, और थोड़ा सा गांव में समाज में इज्जत मिलता है, रुतबा मिलता है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस जॉब का एक ड्रॉबैक ये हो जाता है कि हम सोशली लाइफ से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। मतलब कि हमें जो एक समाज से हम जो जुड़े थे वो वहाँ से कनेक्शन हमारा कट जाता है, हम एक फौजी माहौल में ढल जाते हैं। और जैसे कि हमारे दोस्तों की बहुत दोस्तों की शादी होती है और हम शामिल नहीं हो पाते। हाँ, ये एक ड्रॉबैक है क्योंकि आप देखिए इसमें भी अब अगर आपका पोस्टिंग नज़दीक मिल जाए हाँ तो फिर ठीक है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका नॉर्थ साइड में आपका घर है, आपको साउथ में आपका पोस्टिंग मिल जाए तो फिर आप मतलब आने जाने में ही आपको 1-2 दिन लग जाएगा। तो फिर उनमें से उसमें आप भी खुद चाहेंगे कि घर जितना कम हो सकता है उतना कम जाए। तो ये सब एक ड्रॉबैक होता है। जी बिल्कुल। तो हर मेरे ख्याल से हर जॉब के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल। आप सेटिस्फाई कहीं नहीं हो सकते, सेटिस्फाइड अपने कोई आप को कहीं पे भी नहीं हो सेटिस्फाई करना सकता। होगा। बिल्कुल। ठीक है जी साहब। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि प्रमोशन कैसा है इसका, इस जॉब में प्रमोशन के क्या लेवल हैं, कैसे फास्ट है या स्लो है, थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा। प्रमोशन तो ना फास्ट है ना स्लो है। मतलब आपको लगभग 5 से 6 साल के अंदर आपको सीनियर जो जेई होता है मतलब बोलते हैं जो मतलब इंस्पेक्टर का रैंक मिल जाता है। उसके बाद मान लीजिए कि आपको 6-7 साल और मतलब कुल मिला के एसआई से आपको मतलब जेई से आपको एई बनने से तकरीबन 10-12 साल तो लग ही जाएंगे। जी बिल्कुल। मतलब कि 5 साल से 6 साल लगते हैं कम से कम आपको एसआई जेई से इंस्पेक्टर जेई बनने में, जो कि कंधे पे 3 सितारे हो जाते हैं 6 साल में। और उसके बाद फिर आगामी आपको 6 साल लगभग लगेंगे एई बनने के लिए, जो कि रैंक होता है असिस्टेंट कमांडेंट। जी जी साहब, यही बात है ना। तो कुछ इस तरीके से प्रमोशन है। प्रमोशन ठीक ही है, आप 12-13 साल में एई बन जाते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हैं, तो प्रमोशन का भी लगभग ठीक ही है। अब उसके बाद बात करते हैं कि अच्छा, पहले फिजिकल होने से किसको फायदा है और किसको नुकसान है, आपके नजरिए से क्या लग रहा है। देखिए फ़ायदा तो उन बच्चों के लिए है जो मतलब फिजिकल में स्ट्रांग हो जी। और नुकसान इनको है कि जो मतलब पढ़ाई में अच्छा है लेकिन वो क्या है फिजिकल में थोड़ा बहुत वीक है कुछ चीज़ के लिए, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आपको जो टाइम बाउंडेशन दिया गया है 7 मिनट के अंदर जैसे आपको घुसना है तो आपको 7 मिनट के अंदर ही घुसना है, चाहे उसमें 1000 बच्चे आ जाएंगे या फिर 10 बच्चे आ जाएंगे। तो इनमें से आपको घबराना नहीं है। तो मतलब हो जाता है कि भीड़ देख के कोई नर्वस हो गया, तो ऐसा आपके मन में बिल्कुल भी नहीं लेना। बाकी जो बोर्ड डिसाइड किया है अब तो उनमें से हम चेंज नहीं कर सकते उसको। जी जी तो बिल्कुल। आप बी पॉजिटिव रहिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी बिल्कुल। मतलब कि कहना कि अगर पहले फिजिकल हो रहा है तो इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इतना ज़्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। बस थोड़ा सा ये है कि अब आपको पहले से ही फिजिकल पर ध्यान देना होगा। और उस समय क्या था, जब पहले रिटेन एग्जामिनेशन होते थे तो उस समय क्या था कि पहले आराम से रिटेन एग्जाम दे लेंगे, जब हमारा प्री मेंस का रिजल्ट होता है, अगर मेरा सिलेक्शन होता है, तब लोग फिजिकल की तैयारी करना शुरू करते थे। और अभी क्या है, आपको पहले से फिजिकल की तैयारी करनी होगी। तो जो लोग फिजिकली स्ट्रांग होंगे उनको मेरे ख्याल से बढ़िया मौका मिलेगा, क्योंकि वो फिजिकल जब सिलेक्शन पा जाएंगे फिजिकल में तो मेरे ख्याल से भीड़ कम हो जाएगी। तो अगर जो एवरेज पढ़ने वाला भी स्टूडेंट है तो उसको बढ़िया फायदा मिलेगा, क्योंकि भीड़ कम हो गई और वो फिजिकली स्ट्रांग था, इसलिए वो अब एक रिटेन एग्जामिनेशन का हिस्सा बनने वाला है और भीड़ कम हो गई। और जो मेरे ख्याल से पढ़ने में अच्छे हैं और मगर फिजिकली वो वीक हैं, तो वो हो सकता है आउट हो जाए। तो उनके लिए भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो अगर 1 महीना 1.5 महीना अगर फिजिकल में थोड़ा बहुत देख लेंगे तो उनके लिए भी ठीक ठाक ही है, क्योंकि फिजिकल क्राइटेरिया बहुत हार्ड नहीं रखी गई है, इसलिए अगर वो 1 महीना में चाहें तो अपना वो मजबूत कर सकते हैं। जी बिल्कुल।
अच्छी बात है ये आपकी। ओके जय साहब, फिर अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि लोग बीएसएफ जेई की तैयारी या फिर किसी और जेई की तैयारी कैसे करें, और खास करके लोग तैयारी करने में क्या गलतियां कर देते हैं, थोड़ा सा ये ब्रीफ कर दीजिए लोगों को। देखिए ये तो पहले भी एक बार बता दिया। जैसे गलती हमसे ये होता है कि हम मतलब कंसिस्टेंसी मतलब नहीं रख पाते। तो ये मेन गलती है। आप मतलब सोचिए कि एक एग्ज़ाम आपको नहीं हुआ तो आप डिमोटिवेट मत होइए। हो सकता है कि अगला एग्ज़ाम आपके लिए वेट कर रहा है, अगला एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आपके लिए वेट कर रहा है, उनमें से आप सिलेक्ट हो गए। तो डिमोटिवेट मत होइए, कंसिस्टेंसी मत हारिए। बाकी आप जैसे आपका जेई का प्रिपरेशन आप कर रहे हो, मतलब पहले तो सब्जेक्ट को आप सही से प्रॉपर तरीके से आप पढ़ लो। उसके बाद उसके लिए मतलब उस सब्जेक्ट के अंदर जितना भी क्वेश्चन आता है उसका मॉक टेस्ट वगैरह देने के बाद आप क्या करना है, आपको मतलब फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगानी है और साथ साथ में आपको रिवीजन करना है। आप जितना भी रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। मतलब आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कम पढ़िए लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। ये सही बात है, रिवीजन करने से ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि लोग नई नई चीज़ें पढ़ते चले जाते हैं मगर रिवीजन नहीं करते हैं, इसलिए वो भूल भी जाते हैं चीज़ों को। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है जय साहब, तो एक भाई का मेरे कमेंट था कि क्या सर बीएसएफ जेई सिविल को भी वर्दी मिलती है, तो क्या जय साहब वर्दी मिलती है? अरे यार वो तो जैसे सबको मिलती है बीएसएफ में, अगर आप एज ए पर्सन आ गए हो तो बीएसएफ का एज ए मेंबर हो गए मतलब तो ऐसे आप अगर फौज भर्ती होके आ गए हैं तो वर्दी आपको मिलेगा, वर्दी आपको पहनना पड़ेगा। दिमाग में ये सब क्वेश्चन मत रखना, पहले सिलेक्ट हो जाओ, उसके बाद ट्रेनिंग कर लो, फिर आपको सब कुछ पता चल सब कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। तो पहले बस आपके माइंड में केवल सिलेक्शन की बातें होनी चाहिए कि हमें सिलेक्ट होना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं जय साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि जय साहब ने अपनी कीमती समय निकाल करके नीतीश ऑलराउंडर चैनल को अपना कीमती समय दिया है, और नीतीश ऑलराउंडर चैनल को तो दिया ही है, खास करके आप सभी व्यूअर्स को दिया है समय। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए तो बीएसएफ जेई सिविल के लिए कंटेंट बहुत कम मौजूद है यूट्यूब पे। अच्छे से उनको आइडिया नहीं मिल पा रहा है कि हमें वास्तव में इसके लिए कैसे फिजिकल की तैयारी करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, मेडिकल कैसा होता है, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो जय साहब ने बहुत अच्छा तरीके से ब्रीफ किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हमें बात करेंगे कि टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन आता है। तो ठीक है जय साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।